हाँ जी, बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नजर आ रहा है? अच्छा जी, आज का जो टॉपिक हमारा दैट इज अबाउट पावर। है क्या पावर की? जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी के जो काम करने की सलाहियत है वो क्या कहलाती है? और कहलाती है। अगर हम लोग इसके यूनिट पे बात करें तो दैट इज जाउल ओवर सेकेंड, दैट इज जाउल पर सेकेंड नोन एज वॉट। अब अगर 1 वॉट को डिस्कस किया जाए, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड, यानी अगर कोई बॉडी 1 जाउल वर्क करे कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट होगी। उसकी पावर को हम लोग 1 वॉट बोलते हैं। अच्छा, जब पावर की बात करते हैं ना तो यूनिट्स ऑफ पावर क्या क्या बन जाएंगे? नंबर 1 एक होता है वॉट, फिर इस्तेमाल होता है हॉर्स पावर। ठीक है, वॉट इस्तेमाल होता है और हॉर्स पावर इस्तेमाल होता है। और एक सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जाउल पर सेकंड भी कहते हैं। अब इनके दरमियान रिलेशन की अगर बात की जाए तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जाउल पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू दैट इज 746 वॉट, यानी इसे ये भी कह सकता हूँ 746 जाउल पर सेकेंड। यानी अगर कोई बॉडी 746 जाउल वर्क करता है किस पे? 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वॉट होगी। अच्छा, पावर के कुछ मजीद फार्मूलाज को लेके चले ना हम लोग, तो पावर का फार्मूला ये भी हो सकता है जो आप लोगों ने पढ़ा, P इक्वल्स टू W ओवर T। पावर का फार्मूला ये भी हो सकता है P इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर T। पावर का फार्मूला ये भी हो सकता है P इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ओवर T। समझ आ गई बात की? इसे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो P इक्वल्स टू F डॉट D
इसे इस तरह लिख सकती हो, अगर ग्रेविटेशनल है तो P इक्वल्स टू mgh ओवर T, और इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है P इक्वल्स टू 1/2 mv² ओवर T, दैट विल बी mv² ओवर 2T। इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दैट आर द रिलेशन फॉर पावर। जब टाइप्स पे बात करते हैं तो एक टर्म आ जाती है हमारे पास एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। इसी तरह अगर हम लोग चलें तो एक टर्म आ जाती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? P इंस्टेंटेनियस दैट इज लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा T। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, इफ नोट आ जाएगा एक, इफ बॉडी इज डूइंग वर्क एट यूनिफॉर्म रेट, अगर बॉडी यूनिफॉर्म रेट पे वर्क कर रहा हो देन तब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर बराबर हुआ करती। समझ आ गई जी बात की? अगर बॉडी क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म रेट से वर्क कर रहा हो, तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर की वैल्यूज क्या हुआ करती हैं? सेम हुआ करती हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकती हो जी, वरना फिर आगे चल रहे हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। सर इसका जी यूनिट जॉल पर सेकंड ऐसा ही में है जी, असल में सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट यही है जॉल पर सेकंड, लेकिन इसको हम लोग वॉट कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को याद है ना, न्यूटन की बात करते हो आप कहते हो ये सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसे हम लोग नाम देते हैं न्यूटन में। बिल्कुल इसी तरह जॉल पर सेकंड है, लेकिन इसे हम नाम देते हैं किसका? वॉट का। यही सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट। ये जो यूनिट है हॉर्स पावर का, दैट इज 746 वॉट। ये यूनिट होता है किसमें? FPS में, फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम में, जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सर। ठीक है जी। अगर एमसीक्यूज हो के ऐसा यूनिट क्या है पावर का और उसमें जाउल पर सेकंड भी और वॉट भी हो तो बोथ की ऑप्शन आएगी? ऐसा नहीं हो, हाँ जी, अगर दोनों होगी तो फिर बहुत की ऑप्शन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पावर पे अगर बात की जाए जी, जरा देखिएगा, पावर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, P इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अगर लेके चलें इसे, लिमिट F डॉट डेल्टा D ओवर डेल्टा T, F डॉट लिमिट it is a dot product of force and velocity, that is FV cos theta। आगे बात। अच्छा, यहां से अगर आगे चलें हम लोग, बड़े ध्यान से एक पॉइंट समझना है। फार्मूला हमें पता है कि P इक्वल्स टू W ओवर T। W किसके बराबर आ जाएगा? P इंटू T। और W वर्क है, और वर्क तो एनर्जी होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं वर्क
इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यानी पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वर्क के बारे में बताएगा। इसके बारे में पावर और टाइम का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यूनिट और इसका यूनिट जब मल्टीप्लाई होंगे तो जॉल दिया करेंगे। यानी इसका क्या है जॉल पर सेकंड, इसका क्या है सेकंड, मल्टीप्लाई होंगे रिजल्ट आपके पास जॉल यानी एनर्जी आया करेगी। तो फिर मैं कह सकता हूं, अगर गौर से देखिएगा, मैं कह सकता हूं वॉट, फिर मैं कह सकता हूं वॉट इनटू सेकंड, ये हमें एनर्जी का यूनिट देगा। फिर मैं ये भी कह सकता हूं किलोवाट इनटू मिनट, क्योंकि ये पावर और ये क्या आ गया टाइम, ये भी एनर्जी का यूनिट देगा। फिर मैं ये भी कह सकता हूं किलोवाट इनटू आवर, पावर इनटू टाइम, ये भी एनर्जी का यूनिट। फिर मैं कह सकता हूं किलोवाट इनटू डे, वाट इनटू डे, ये भी क्या होगा एनर्जी का यूनिट। ठीक है। फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई वाट इनटू ईयर, ये भी एनर्जी का यूनिट। यानी जब भी पावर और मल्टीप्लाई होगे क्या टाइम, तो हमेशा एनर्जी आया करेगी। यहीं से हम लोगों ने डिस्कस किया था, जरा गौर करो, अभी बताया मैंने आप लोगों को कि यहीं से हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहीं से डिस्कस किया था, जरा गौर कीजिएगा क्या बताया मैंने। अब जरा गौर से देखिएगा, किलोवाट इनटू आवर एनर्जी देगा ना। अब हमने ये देखना है कि इसका क्या बनता है, 1 किलोवाट इनटू, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। 1 किलोवाट मीन 1000 जाउल पर सेकेंड, क्योंकि वाट जाउल पर सेकेंड होता है, और 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। That will be equal to 3.6 10 raised to power 6 joule, that is 3.6 megajoule। समझ आ गई बात, 3.6 मेगाजॉल। इसका मतलब है ये यूनिट आ गया। और कल मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में एनर्जी के जो 4-5 यूनिट थे उनका रिलेशन भी बताया था। अब ये क्या बताता है कि अगर कोई बॉडी जिसकी पावर 1000 वाट हो, वो 1 घंटे तक ऑपरेट करती है, तो जितनी एनर्जी आपको देगी या जितनी एनर्जी आपसे लेगी उसे हम 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। ठीक है, 1000 वाट पावर की कोई अप्लायंस, कोई ऑब्जेक्ट जो 1 घंटे तक ऑपरेट करे, तो जितनी एनर्जी वो आपको दे या जितनी एनर्जी आपसे ले उसे 1 किलो वाट आवर बोलते हैं। समझ आई बात की। और अगर मैं कहूँ 5000 वाट, 1000 वाट कह रहा हूँ, 500 वाट की कोई बॉडी है, फिर उसके लिए 1 किलो वाट क्या होगा कि अगर 500 वाट होगा तो फिर आप क्या कहोगे कि 500 वाट की बॉडी के लिए 2 घंटे ऑपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलोगे आप लोग, 1 किलो वाट आवर बोलोगे। इज इट क्लियर कि वो एनर्जी जो एक एजेंसी है जिसकी पावर क्या हो 1000 वाट, वो जितनी कंज्यूम करेगी, लेगी या देगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। और यही जो 1 किलो वाट आवर है, ये मैंने कल भी बताया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ना बिजली, अच्छा जी 400 यूनिट चल गई में या 500 यूनिट चल गई में, इसका मतलब है 400 यूनिट चलने का मतलब 400 किलो वाट आवर एनर्जी इस्तेमाल की, 500 यूनिट चलने का मतलब 500 किलो वाट आवर। और एनर्जी को किलो वाट आवर में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी अगर आपने किलो वाट आवर में चेंज करनी है तो बड़ा आसान, वाट
पावर किस में, वॉट्स में, मल्टीप्लाई बाय टाइम किस में, आवर्स में, डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज किलोवाट आवर। यानी एनर्जी को किलोवाट आवर में चेंज करना है आपने, तो बड़ी आसान टेक्निक क्या बताई मैंने आपको, टाइम को किस में ले लो, आवर्स में ले लो, डिवाइड कर दो किस पे, 1000 पे, तो क्या चीज बन जाएगी, 1 किलोवाट, वो किलोवाट आवर में आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ आ गई थी बात की? यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो। सर यहाँ यहाँ पे अगर टाइम भी सेकंड्स में हो तो कहाँ, तो उसे आवर में चेंज करना पड़ेगा ना, सेकंड्स को आवर में जाना हो तो 3600 पे तकसीम करोगे आप उसे, जब 3600 पे तकसीम करोगे तो वो आवर में चला जाएगा। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें कि एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट जी करके। मैं एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ। किसकी किसकी एग्जांपल दे दूं, पूछिएगा जरा। इसकी एग्जांपल दे दें, एनर्जी को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने की कोई। देखो आप कहती हो जी कि हमारे पास एक फैन है, वन फैन, पावर है उसकी कितनी, 100 वाट। एक मंथ तक, एक महीने तक वो डेली 6 घंटे चलता है। बताएं कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की होगी उसने। देखो एक फैन है ना, कितना आ गया पावर वाट में, 100, ठीक है। जरा डेली 6 घंटे चलता है, तो एक महीने में कितने घंटे चलेगा, डेली 6 घंटे का मतलब एक दिन में 6 घंटे, तो 30 दिन में जरब दे दोगे 180 घंटे चलेगा, 1000 किलोवाट आवर में आ जाएगा। एक जीरो इससे गया, एक जीरो, दो जीरो इससे गए, इसका मतलब है 18 किलोवाट आवर एनर्जी इस्तेमाल की, यानी 18 यूनिट चलेगा। ठीक है, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, एक एमसीक्यू लिखवा रहा हूं। if MCQ, if M1 ratio M2 is equal to 5:3 and T1 ratio T2 कितना दिया हुआ है, 11:9, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो उनकी रेशियो 5:3 है और उनके टाइम के रेशियो 11:9 है। कहते जी 2 persons move 2 person are moving upstairs of same height। बताएं जी इनकी पावर की रेशियो क्या आएगी।
जी जरा गौर से देखिएगा, बताएं पावर की रेशो क्या आएगी। देखो जब सेम हाइट पे जा रहे हैं तो अभी फार्मूला लिखा था पावर का, P इक्वल्स टू हाइट पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है mgh/t। भाई g तो पहले ही कांस्टेंट है, हाइट भी उसने सेम कह दिया है, इसका मतलब है P इज प्रोपोर्शनल टू m/t। यानी क्या लिख सकते हो, P1/P2 इक्वल्स टू m1/m2 इंटू T2/T1। m1/m2 कितना आया, 5/3। T1/T2 दिया हुआ है, लेकिन आपको तो T2/T1 चाहिए, 9/11। तो कैंसिल हो गया 3, दैट इज 15/11। ये रेशो आ जाएगी। क्लियर हो गया जी। सर नहीं हुआ क्लियर। क्या क्लियर नहीं हुआ, जब सर सेम ये हाइट पे जा रहे हो। सर ये क्या हुआ है? T2/T1 कैसे आया, T2/T1 देखो ये जब इन्हें मैं डिवाइड करूंगा तो P के साथ इनवर्स नहीं बन रहा टाइम का, इसका मतलब है अगर P1 होगा तो T1 बटे में आएगा, अगर P1 बटे के ऊपर है तो T1 बटे के नीचे होगा, और अगर P1 बटे के ऊपर है तो T1 बटे के नीचे आ रहा है, और अगर P बटे के नीचे होगा तो उसका T ऊपर होगा। अब P2 बटे के नीचे है तो उसका T ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना समझ आ गई है। जी, बात क्लियर हुई कि नहीं, आगे समझ हो- चले। ठीक है, इस नोट इसका ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। आगे चल रहा हूँ एनर्जी पे। जी एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को डिस्कस करें तो क्या कहते हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी के जो वर्क करने की एबिलिटी है वो क्या कहलाती है, एनर्जी। एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो एनर्जी की दो टाइप्स हैं, दिस वन काइनेटिक एनर्जी और दिस वन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो वर्क करने की एबिलिटी आती है। फार्मूला क्या है इसका, 1/2mv²। अब इससे फर्दर फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हो आप, वो कैसे रीअरेंज हो सकता है, नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2mv²। अगर मैं कह दूं इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर मैस कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1/v2²। समझ आ गई बात की। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए, 1/2mv², अगर मैं बात करूं इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m, 1/काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू m1/m2। अगला फार्मूला ये भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2mv²। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/2mv इंटू v, 1/2pv, p मोमेंटम होगा ना। तो अगर मैं क्या कह दूं, इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p, p के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी 1
काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू P1 ओवर P2। यहां पे चल के फिर एक फार्मूला आएगा, ये देखिएगा, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, P स्क्वायर ओवर 2m। अगर मैं m से मल्टीप्लाई n पे डिवाइड कर दूं, अब यहां पे क्या बनेगा, इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर। अब देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 P1 स्क्वायर ओवर P2 स्क्वायर। इसी को अगर थोड़ा सा आगे लेके चलो, मैं मजीद इसी फार्मूला को, सर ये रिलेशन जरा दोबारा समझा दें एक बार। कौन सा, सर ये जो अभी अभी आपने करवाया P स्क्वायर ओवर 2m कैसे आया? इस फार्मूला को देखो, लिखा हुआ 1/2mv स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर दो m स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। अब mv क्या होता है, मोमेंटम, ये तो p स्क्वायर बन गया ओवर 2m। आगे समझ? हाँ जी, क्लियर हो गया है? जी हो गया सर, हो गया। इफ p इक्वल्स टू, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू m2 ओवर m1। और लास्ट पे देखिएगा, अगर मैं यहां से सेपरेट करूं p को, यहां से p को सेपरेट करूं तो ये 2m इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, p किसके बराबर आ जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल, यानी P1 ओवर P2 काइनेटिक 1 ओवर √ काइनेटिक 2। और अगर यहीं से मैं आगे लेके चलूं, इसकी टाइप मजीद एक बनाऊं, तो इस फार्मूला को आप इस तरह भी कह सकते हो, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, तो फिर इज √m P1 ओवर P2 इक्वल्स टू √m1 ओवर P2। ये तो कुछ रिलेशन थे जी काइनेटिक एनर्जी के हवाले से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। MCQ, a bullet is fired from a gun. Which of them have greater kinetic energy? Option bullet, option B gun,
ऑप्शन सी, both have same. ऑप्शन डी, insufficient data. सी। जी बताइएगा। सर सी है इसका। अल्फा। इसका अल्फा कैसे सर आएगा? चार्ली। चार्ली। सर सी है सी। कैसे आएगा सी? सर क्योंकि देखें एक का मैथ ज्यादा और वेलोसिटी कम है, दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा और मैथ कम है, तो वो बैलेंस हो जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, एक का मैथ ज्यादा और वेलोसिटी कम है, जैसे वो उसकी है गन की। मैंने मोमेंटम तो पूछा ही, मैं तो काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा हूँ। अल्फा। तो सर वो और अच्छा बुलेट की ज्यादा है। बस ठीक है, अब मैं अभी बता रहा हूँ। ये अल्फा कौन बोल रहा है? सर मैं बोल भी थी। मैं हूँ। बस बताओ जी, ये अल्फा कैसे आएगा? अच्छा सर अब जरा बड़े जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हाँ हाँ। नहीं बल्कि बी आएगा गन, क्योंकि गन की वो ज्यादा है, काइनेट वो मास। अब जरा बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बड़े ध्यान से। देखो आप लोगों को पता है कि जब अभी गन बुलेट को फायर नहीं किया गया तो बुलेट और गन दोनों किस पोजीशन में? रेस्ट में। इसका मतलब है दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0। जैसे ही फायर करोगे तो आप लोगों ने कहा था कि जिस इनिशियल मोमेंटम अगर 0 हो तो फाइनल मोमेंटम तब 0 होता है जब दोनों सेम मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यानी मैं क्या कहता हूं कि मैंने बुलेट को फायर किया, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे की तरफ जाएगी उसी मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आएगी। इसका मतलब है बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम सेम है। जब मोमेंटम सेम है तो ये फार्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m। जब मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों में से किसका मास कम है? बुलेट का, लिहाजा बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ आ गई थी बात की? यस। क्लियर हो गया? तो बुलेट आंसर आएगा इसका। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका? सर जी जी। सर इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और मास, और नहीं, वेलोसिटी फिर बुलेट आप की ये बात। देखो मैंने मोमेंटम, जब फायर करोगे तो मोमेंटम वाला लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे भी इस फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो। मोमेंटम कांस्टेंट तो फिर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी किसकी ज्यादा होती है फायर करने के बाद? बुलेट की या गन की? बुलेट की। लिहाजा बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसे इस फार्मूला से भी कर सकते हो, इसे इस फार्मूला से भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें गन और बुलेट को जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास मैस के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया जाता है कि बुलेट का मैस बहुत कम होता है, गन का मैस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी, जल्दी से जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल रहा हूँ। ये तो मैंने डिस्कस किया किसे? काइनेटिक एनर्जी को। साफ कर रहा हूँ, जिसे ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चले अब मैं कुछ टाइप्स लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या बन सकता है। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होती है mgh के। दूसरे नंबर पे आ जाती है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होती है Q इंटू वी के। और तीसरे नंबर पे आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होती है 1/2 kx नॉट स्क्वायर। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी को जब डिस्कस करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो भी रेफरेंस पोजीशन होगी आपकी, रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा 0 हुआ करती है। यानी अगर आप जमीन पे बात करते हो, जमीन को रेफरेंस मानते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है, जिसे रेफरेंस मानोगे उसकी एनर्जी हमेशा 0 कंसिडर किया करोगे। इज इट क्लियर? तो ये कुछ टाइप्स थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अहम पॉइंट है, जरा बड़े ध्यान से इसमें समझना है आप लोग ने। इसमें भी नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं? वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा जी? अब अगर मैं बात करूं इन हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो 0 आएगा। फिर वर्क डन होता है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ डी इक्वल्स टू 1/2 m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आता है क्योंकि उस वक्त सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन W इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी एफ डी इक्वल्स टू mgh1 माइनस h2, ये आ जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखें एज एफ डी इक्वल्स टू 1/2 m vf स्क्वायर माइनस 1/2 m vi स्क्वायर। बॉडी मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं टू स्टॉप द बॉडी, बॉडी को रोकना है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बॉडी को रोकना है, मूव कर रहा था ना, आपने ब्रेक अप्लाई की, रोकना चाहती हो, क्या फौरी तौर पे रुक जाएगा? कुछ फासला तय करने के बाद रुकेगा। अब वो फासला क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी को रोकने के लिए हमें उतना वर्क करना पड़ता है जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है। एमसीक्यू है जी ये भी, किसी बॉडी को रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा जिस काइनेटिक एनर्जी से वो बॉडी मूव कर रहा होगा। यानी एफ डी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर 2, इस तरह कर लो। अब डी एम वी स्क्वायर ओवर 2f, क्या मतलब इसका? अब ये वो डिस्टेंस है जो रुकने से पहले बॉडी कवर कर रहा होगा। आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी कभी भी फौरी तौर पर रुक नहीं जाती, कुछ फासला तय करने के बाद रुकती है। जब फासला तय करने के बाद रुकेगी तो कितना फासला तय करने के बाद रुकेगी वो इंफॉर्मेशन ये दे रहा होगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखिए ये रिलेशन कैसे बनते हैं। इफ क्या होगा? F इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ S इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर एक ही गाड़ी है
for a body, for a car, if एक कार के लिए अगर F इक्वल्स टू कांस्टेंट, कहते रही अगर एक कार है उस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो तो फिक्स कार है, मास भी कांस्टेंट, v स्क्वायर। इसका मतलब है जितनी स्पीड ज्यादा होगी वो रुकने से पहले उतना ज्यादा फासला तय करेगी, और जितनी स्पीड कम होगी वो रुकने से पहले उतना कम फासला। यानी d1 ओवर d2 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर। मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी 10 किलोमीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जा रही थी, आपने उसे फोर्स अप्लाई की, वो 15 मीटर का फासला तय करने के बाद रुक गई। अब उसी गाड़ी की स्पीड अगर आप 20 किलोमीटर फी सेकंड कर देते हो या 20 किलोमीटर फी घंटा कर देते हो, पहले 10 किलोमीटर फी घंटा थी, अब 20 किलोमीटर फी घंटा, उतनी ही फोर्स अप्लाई करोगे। इसका मतलब है पहले से क्या कर दी, स्पीड डबल कर दी। तो पहले 15 मीटर के बाद रुक रही थी, अब स्पीड डबल करोगे तो फासला पहले से 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है अब 60 मीटर का फासला तय करने के बाद रुकेगी। इफ सर ये लास्ट बात दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मैंने ये कहा कि अगर एक गाड़ी, चलें मैं एक एमसीक्यू बना ही देता हूं, इसका एमसीक्यू बना देता हूं। इफ कार इज मूविंग 10 किलोमीटर पर आवर and brakes are applied, it becomes at rest after 15 मीटर। ठीक है जी। If same car is moving with 20 kilometer per hour, it will cover the distance before coming to rest। हाँ जी, क्या आएगा? कहता है रेस्ट में आने से पहले वो कितना फासला तय करेगी। देखो इनिशियल स्पीड कितनी थी 10, फासला कितना तय कर रहा था 15। अब स्पीड कितनी कर दी 20, स्पीड डबल कर दी है ना, तो 20 स्क्वायर है, फोर्स उतनी ही लग रही है, बताएं कितना फासला तय करेगी रुकने से पहले, तो 20 स्क्वायर है, इसे 2 भी कर दोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब है 60 मीटर का फासला तय करेगी। क्लियर जी? अगर एक बार इसी पे ले, जरा दोबारा ये बता दें। जी क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ ये 4 गुना हो जाएगा, ये जरा एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दें। बेटा आप लोग जरा थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। देखो डिस्टेंस v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। वेलोसिटी 10 से बढ़ के 20 हुई, डबल हो गई, तो डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। 15 था तो 15 का 4 गुना क्या होगा 60 हो जाएगा। अगर बात करूं मैं इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, यानी सेम स्पीड से मूव कर रही है कार, v कांस्टेंट है, तो फिर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी ब्रेक्स ज्यादा टाइट होंगी वो कम फासला तय करेगी। ब्रेक टाइट होने का मतलब रोकने वाली फोर्स, जितनी फोर्स ज्यादा होगी यानी ब्रेक टाइट होगी
वो जल्दी रेस्ट में आ जाएगा, और जल्दी रेस्ट में आने का मतलब कि कम फासला तय होगा, और जिसकी ब्रेक्स लूज होंगी वो लगाएगी फोर्स क्या होगी, कम, उसे रोकना उतना मुश्किल होगा, रुकने से पहले वो फासला ज्यादा तय करेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के हवाले से। सर प्लीज ही एमसीक्यूज दोबारा रिपीट करते हैं, नेट प्रॉब्लम थी। कौन सा ये एमसीक्यू कार जी? वाला, ये कार वाला सर जी। बेटा देखो, अगर आप लोग थोड़े ध्यान दिया करो, इस तरह टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जब क्लास लेने के लिए बैठो तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपके नेट के सिग्नल पूरे आ रहे हो। अब ये मैं छठी दफा एमसीक्यू बता रहा हूँ, और अगर छठी दफा एमसीक्यू में एक ही को डिस्कस करूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि जो रुकने से पहले फासला है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर स्पीड डबल कर रहे हो, 10 से बढ़ के 20 कर दिया आपने, तो स्पीड के डबल करने से फासला 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है अगर पहले 15 मीटर में रुक रहा था तो फिर उसका 4 गुना फासला हो जाएगा, 60 मीटर में रुकेगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो था हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के हवाले से। इससे आगे हम लोग चल रहे हैं, जनरल रिलेशन ही लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ उसका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और उसे डिस्कस करते हैं। ये ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें, ठीक है। आप लोगों को ना ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, आप लोगों को इसका लिंक भी भेज दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि अगर कहीं पे आपके कोई नेट का प्रॉब्लम आ जाए, या आप दोबारा बार बार उसे देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो उसे कंसल्ट कर लिया करो। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर भेज दो, वॉइस मैसेज कर दो, मैं उसका आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा। एब्सोल्यूट सर ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, है हॉरिजॉन्टल मोशन में, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हॉरिजॉन्टल मोशन में जीरो होगी? जी बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फील्ड की डिस्कस कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रिक मतलब दूसरे एटम्स वगैरह वाले मामले में तो नहीं ना होगी जब इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी? पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। वो जब डिस्कस करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को डील किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डील करेंगे वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट पे चलेंगे फिर पढ़ेंगे। अभी तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास जर्नल हम लोगों ने जस्ट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्कस किया। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं जी कि किसी बॉडी को आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से उठाना है और किसी ऐसे पॉइंट पे लेके जाना है जो कि फील्ड से बाहर हो, तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्ज करती है कि ये दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर मौजूद है, तो तब आपके पास जो वर्क आता था दैट इज -G(m)(m) 1/r1 -1/r। ये वो वर्क था जो आपको करना पड़ा फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि आप, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने ना आप लोगों को एक पॉइंट सेकेंड ईयर की क्लास में भी बताया था, फर्स्ट ईयर में भी बताया था, दोबारा से सुन लो। एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा, जब भी ये नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, आप वर्क कैलकुलेट करते हो फील्ड के अगेंस्ट, नेगेटिव आएगा। जब तक वर्क की वैल्यू नेगेटिव रहेगी इसका मतलब है आप ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। जैसे ही वैल्यू 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप फील्ड से बाहर जा चुके हो। समझ आई बात की?
यानी जब तक किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा कि वो कहाँ पे मौजूद है, फील्ड के अंदर, जमीन के इन्फ्लुएंस में। और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए तो इसका मतलब है वो फील्ड, जमीन के अट्रैक्टिव फील्ड से बाहर जा चुका है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इफ n lies आउटसाइड द फील्ड, कहां पे मौजूद हो, फील्ड से बाहर, तो इसका मतलब है आर एन इंफिनिटी होगा। तो मेरे पास जो वर्क होगा दैट इज माइनस जी 1/r1 -1 इंफिनिटी माइनस जी m/r1 एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ क्या बताती है हमें, सरफेस ऑफ अर्थ पे r बराबर होगा रेडियस के, दैट इज यू जी इक्वल्स टू माइनस जी m/r, दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे r बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वैल्यू नेगेटिव में लेस होती जाएगी। और नेगेटिव में लेस होने का मतलब कि चेंज पॉजिटिव आ रहा है, चेंज पॉजिटिव आने का मतलब कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर जी? इससे आगे ही छोटा सा आर्टिकल हमारा दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का हम लोगों ने पढ़ा था जी कि किसी बॉडी की वो वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी जो आप किसी बॉडी को दो, और वो बॉडी आपने मतलब किसी इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया, बॉडी इतनी बुलंदी पे चला गया कि वापस जमीन पे ही नहीं आया, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला गया, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। यानी वी एस्केप दैट इज अंडर रूट 2gm/r। एस्केप वेलोसिटी does not depends upon the mass and properties of object। एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मैस और उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्लेनेट, प्लेनेट पे डिपेंड कर रही होती है। देखो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होना। एम क्या है, मैस। अगर प्लेनेट सेम है, मैस सेम है, तो एस्केप वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी हम कह सकते हैं इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट के रेडियस के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। ठीक है, यानी VESC V1 ओवर V2 R2 ओवर R1 अंडर रूट। और अगर बात की जाए इफ R इक्वल्स टू कांस्टेंट, R कांस्टेंट हो, तब क्या बन जाएगा, VESC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, मैस के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यानी V1 ओवर V2 इक्वल्स टू M1 ओवर M2। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास किसके हवाले से, एस्केप वेलोसिटी के हवाले से। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, ये रिलेशन क्या बता रहा है हमें कि अगर जमीन के केस में
अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं जमीन के फील्ड से बाहर फेंकना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देनी पड़ेगी। मेरे पास एक बाइसिकल है, उसे मैं जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहता हूँ तो मुझे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो करना। एक ट्रक को मैं जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहता हूँ तो मुझे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी चाहिए। यानी जो वेलोसिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड कर रही होती है, प्लेनेट के मैस और रेडियस पे डिपेंड करेगी, ना कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे कि जिसे आपने फील्ड से बाहर भेजना होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? तो ये आज का आपका टॉपिक था जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द लास्ट वन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका रह गया, इसका इंटर कन्वर्जन था। कल ये इंटर कन्वर्जन करवाऊंगा और इंटर कन्वर्जन के साथ ही यूनिट नंबर 5 में हम लोग एंगुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर अगर कोई बड़ी चीज होगी, ट्रक होगा, ये जो भी आप कह रहे हैं, तो वो फिर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ना हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट। मैंने ये बताया कि एस्केप वेलोसिटी उस बॉडी के मैस पे डिपेंड नहीं करती जिस बॉडी को आपने से बांधना। मैंने किसी किस्म का फोर्स का तज़किरा नहीं किया। जाहिर बात है बड़ा मैच होगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी उस वेलोसिटी पे ले जाने के लिए, छोटा मैच होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी उस वेलोसिटी पे ले जाने के लिए। फोर्स के साथ ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है उस वेलोसिटी के साथ। जब ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं हो रहा, प्लेनेट चेंज नहीं हो रहा, तो चाहे बड़ा बॉडी है छोटा बॉडी है, फोर्स डिफरेंट होगी, हो भी सकती है और होगी भी, लेकिन वेलोसिटी 11.2 ही होगी जमीन के फील्ड से बाहर निकालने की। मैस की प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड कर रही होगी उस प्लेनेट की प्रॉपर्टीज पे। जी और कुछ? सर ये जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ प्लेनेट है? जी मास ऑफ प्लेनेट है। तो अगर आर कांस्टेंट है तो दो बॉडी हैं जिनके मास डिफरेंट है, तो उनके रेडियस सेम कैसे हो सकता है? और ये जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मास ऑफ प्लेनेट है और आर रेडियस ऑफ प्लेनेट है। वो कहते हैं अगर आप मास कांस्टेंट रख दो, प्लेनेट का मास सेम कर दिया, दो प्लेनेट ले लिए, दोनों का मास सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो इसकी वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। हाँ, अगर मास और रेडियस दोनों के सेम है तो फिर दोनों की स्केप वेलोसिटी भी सेम होगी। फिर बता रहा हूँ इस फार्मूला में कहीं भी ऑब्जेक्ट का कोई पैरामीटर नहीं है। जी सर इसमें कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करनी, ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल है? तो क्या करनी है डेरिवेशन करके? हमें तो रिजल्ट चाहिए और डेरिवेशन हम करते भी नहीं एंटी टेस्ट। उसने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछना, उसने एमसीक्यू पूछना सर ये जो के रिजल्ट्स पूछने। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट आया है, इसको हम इजी वर्डिंग में क्या कह सकते हैं? इसको इजी वर्डिंग में बता दें जो इसका रिजल्ट आया है। इसका रिजल्ट यही है बेटा कि ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटी, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जमीन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे जमीन की बुलंदी पे ले जाते हो, जमीन से हाइट पे ले जाते हो, एनर्जी बढ़ रही होती है कम हो रही होती है? पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा होता है? बढ़ रही होती है कम हो रही होती है? बताइएगा मुझे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाओगे वैसे वैसे हाइट बढ़ रही होगी, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। जब सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी। जब वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी तो इसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ रही है। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा हुआ है, mgh। ये फार्मूला जो है ये इसी से ड्राइव किया गया है।
यानी ये फार्मूला इसके अंदर ही छुपा हुआ है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये, यानी ये हमने जर्नल फार्मूला बना लिया। इस फार्मूला से आप आगे ये ड्राइव कर सकती हो। जो रिजल्ट आपको यहाँ से मिल रहा था वही रिजल्ट यहाँ से मिल रहा होगा। ये रिजल्ट क्या बताता था, जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये भी क्या बताता है कि जैसे जैसे जमीन के सेंटर से फासला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता जाएगा, चेंज पॉजिटिव आता जाएगा। ठीक है जी। ये दो रिलेशन आपकी बुक में जो यूएचएस का सिलेबस है ये जस्टिफाई नहीं किया, मतलब उसके कंटेंट में नहीं है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी तो एनर्जी है, मैंने इसी के साथ इसे रिलेट करके डिस्कस कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। क्लियर हो गया जी। चले, आज के लिए यही काम था जी आपका। क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे वो उसमें ग्रुप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं इसे ग्रुप में शेयर कर दूं। फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं उसका आपको, अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो बोर्ड पे डिस्कस करने वाला होगा, बोर्ड पे कर दूंगा, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप चाहो कि मैं चाहूँगा कि नहीं ये तो इंडिविजुअल है, तो मैं उसका वॉइस मैसेज में या वैसे बता दिया करूँगा आप। लेकिन ये है कि आप लोग पढ़ो लाजमी, एमसीक्यूज को सॉल्व करो, पढ़ो लाजमी से, फिर इंशाल्लाह हम लोग इसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, हाफिज़।